काइनेमेटिक्स यूनिट में हम ऑब्जेक्ट के मोशन के ऊपर स्टडी करते हैं, ना कि वो मोशन क्यों हो रहा है उसके कॉजेज़ को स्टडी नहीं करते हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से। तो हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो मोशन क्या होता है? ये चेंज होता है पोजीशन में। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब इसमें हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के मोशन, वो भी स्ट्रेट लाइन में। एक ऑब्जेक्ट है कोई भी, उसका जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, तो उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की एनालिसिस करने के लिए हम उस ऑब्जेक्ट को एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए होता है। तो हम यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक क्यूब देख पा रहे हैं इस तरीके से। इसमें 3 एक्सिसेस होती हैं। ये एक्स एक्सिस हो जाती है, ये वाई एक्सिस हो जाती है और ये जेड एक्सिस हो जाती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बना लेते हैं। तो जहाँ पे भी ये एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं, ये पॉइंट, ये हमारा ओरिजिन होता है। जब भी हम ऑब्जेक्ट का मोशन इन 1 डायमेंशनल या फिर 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे हम ओरिजिन इन तीनों एक्सिसेस के इंटरसेक्शन पॉइंट को लेते हैं, जो कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन 1 डायमेंशनल, मीन्स सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, या तो सिर्फ वाई डायरेक्शन में, या तो सिर्फ जेड डायरेक्शन में। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट अगर एक्स डायरेक्शन में चल रहा है तो वो एक्स डायरेक्शन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज़ रेक्टिलिनियर मोशन, तभी होगा जब वो सिर्फ एक डायरेक्शन में चले, ईदर एक्स और वाई और जेड। अगर ये अपना पाथ चेंज करता है, इधर या उधर होता है, तो यहाँ पे जो हमारा डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस की तरफ भी चला गया, जिसकी वजह से जो हमारा मोशन होगा वो 1 डायमेंशन नहीं रह जाएगा, वो 2 डायमेंशन हो जाएगा। तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट का मोशन हो वो एक सिंगल डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी हम उसको मोशन इन 1 डायमेंशन बोलेंगे, या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन। तो आइए बात करते हैं पाथ लेंथ और डिस्टेंस। पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस ये स्केलर क्वांटिटी है। सपोज जैसे 2 पॉइंट हैं, ए है ये एंड सपोज यहाँ बी है, तो पाथ लेंथ जो होती है वो यहाँ से चलने के लिए हम जो भी रूट लेंगे उसकी ए से बी तक डिस्टेंस, ये पूरी जो डिस्टेंस है ये पाथ लेंथ है। ये भी पाथ लेंथ है। कोई भी डिस्टेंस हम ले लेते हैं, ये सारी पाथ लेंथ्स हो गई। तो पाथ लेंथ को हम कह सकते हैं द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। सपोज करते हैं हमारा ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट ए पे था, फिर वो पॉइंट बी पे गया इस तरीके से चल के। यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है वो 5 मान ले रहे हैं, यहाँ का 10 है, तो हमारी जो पाथ लेंथ हो जाएगी वो इसके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, दैट इज़ 5 यूनिट्स। नेक्स्ट केस में फिर हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ए से बी गया, देन बी से सी गया किसी पॉइंट पे, ये है 15। तो हमारी जो पाथ लेंथ हो जाएगी वो 5 + 5 दैट इज़ 10 मीटर्स हो जाएगी। उसके बाद फिर अगर ऑब्जेक्ट ए से बी से सी गया, उसके बाद वापस आ गया किसी पॉइंट डी पर, तो हमारी पाथ लेंथ जो होगी, सपोज कर ले रहे हैं ये वाला कोऑर्डिनेट है 7.5, तो हमारी जो पाथ लेंथ हो जाएगी वो पूरी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, 10, 15, फिर 2.5, 17.5 हो जाएगी यहाँ पे। तो टोटल डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट ने चली है, ए से गया सी पे फिर डी पर, ये हमारी हो जाएगी डिस्टेंस या फिर पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ जब भी हमें कैलकुलेट करनी होती है तो हम टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, मींस मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज यहाँ पे ये स्केलर क्वांटिटी है। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है
द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सपोज़ हम A to B यहाँ से भी गए, यहाँ से भी गए, बट हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ये हमारी होगी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम सपोज़ हमारा कोई ऑब्जेक्ट था A पोजीशन पे, यहाँ पे, देन वो हमारा यहाँ से होकर के यहाँ पे आया B पोजीशन पे, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट 10 + 10 मीन्स यहाँ पे 20 हो जाएगी। बट कैसे निकालेंगे, तो x कोऑर्डिनेट x2 30 माइनस x1 दैट इज़ 10, 20 हो जाएगी। फिर सपोज़ हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ से यहाँ आ गया एंड उसके बाद फिर वापस से B से किसी पॉइंट यहाँ पे C पे आ गया, तो अब हमारी जो इनिशियल पोजीशन है वो ये है और फाइनल पोजीशन ये है हमारी, ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है। तो हम इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे हम x2 - x1 मीन्स 20 - 10 x1, तो हमारा ये 10 आ जाएगी। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट आ गई। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ये साइन के साथ ली जाती है। नेक्स्ट केस में देखते हैं। सपोज़ हमारा जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन थी वो ये थी A से B, फिर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे गया B पॉइंट पे, उसके बाद फिर यहाँ पे आने के बाद वो रिटर्न हो गया और ये किसी C पॉइंट पे गया। तो अब डिस्प्लेसमेंट कैसे देखेंगे, हमको पता है डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे x2 - x1। x2 मेरी फाइनल पोजीशन है, तो फाइनल पोजीशन विद नेगेटिव साइन, वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे, तो -10 और माइनस x1 का कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहाँ पे जो हमारी मैग्नीट्यूड आएगा, सॉरी जो हमारी डिस्प्लेसमेंट आएगी वो -10 आएगी। 10 यहाँ पे हमारा ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमारा मैग्नीट्यूड शो हो रहा है, यहाँ पे कितनी दूर गया, और ये जो नेगेटिव साइन है ये बता रहा है कि हम -x एक्सिस की तरफ गए हैं। तो हमारा जो साइन है वो डायरेक्शन बता रहा है यहाँ पे, और जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो यहाँ से कितनी यूनिट चला है वो बता रहा है ऑब्जेक्ट। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो डिस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट की 0 नहीं होगी, बट डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। सपोज़ जैसे A पॉइंट पे था ऑब्जेक्ट, यहाँ से चला, यहाँ पे आया, फिर किसी पॉइंट B पे आया एंड अगेन ये वापस इसी पॉइंट पे आ गया A पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी या फिर पाथ लेंथ होगी वो हम ऐड कर देंगे, 10 + 10 20, 20 + 20 40 हो जाएगी। बट यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो हमारी 0 ही रहेगी। सपोज़ ये हमारा सर्किल है जिसकी रेडियस r है, कोई ऑब्जेक्ट था जो कि पॉइंट A पे था, तो ये ऑब्जेक्ट चलता है इस तरीके से यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट आ जाता है या फिर यहाँ पे आ जाता है पॉइंट B C D एंड अगेन ये, तो यहाँ पे जो हमारी ऑब्जेक्ट चला है यहाँ पे उसकी डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगी, एंड जो हमारा डिस्टेंस या फिर पाथ लेंथ होगी वो ये r की लेंथ हो जाएगी। फिर हमारा ऑब्जेक्ट अगर C पॉइंट पे तो 2r जो हो जाएगी इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट भी इसकी 2r हो जाएगी। फिर अगर ये फिर से घूम करके वापस से A पे आ गया तो जो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी वो 2πr हो जाएगी, बट जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे 0 ही रहेगी। तो जब ऑब्जेक्ट पॉइंट C पे होगा तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इसकी 2r हो जाएगी, बट जो डिस्टेंस है वो ये पूरी हाफ r जो है पूरी ये r की लेंथ हो जाएगी डिस्टेंस। यहाँ पे हम xt ग्राफ देख लेते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन पे है, सपोज़ 20 मीटर, ये 40, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, ठीक है। तो सपोज़ हमारा एक ऑब्जेक्ट है वो 40 डिस्टेंस पे चला है और रुका हुआ है, या फिर 20 डिस्टेंस पे चला है और रुका हुआ है। सपोज़ यहाँ पे x कोऑर्डिनेट उसका 20 है, बट वो आगे टाइम बढ़ता जा रहा है, बट वो अपनी स्टेशनरी पोजीशन पे, तो उसका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा। टाइम तो इंक्रीज़ हो रहा है बट डिस्टेंस इंक्रीज़ नहीं हो रही है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। सेकेंड ग्राफ देख लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, टाइम भी चल रहा है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी चेंज हो रही है। जब 20 मीटर कवर किया उसने 10 सेकेंड में कवर कर लिया,
उसके बाद रिमेनिंग 20 जो मीटर है उसने नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में कवर कर लिया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।